चिकित्सा योजना का शुभारंभ। 1.25 करोड़ विद्यार्थियों को डीबीटी से मिलेगी यूनिफॉर्म सहायता। मिर्जापुर में करेंगे विकास कार्यों की समीक्षा। नौ जुलाई को बांदा जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तैयारियों को लेकर प्रशासन हुआ अलर्ट। पंडित JN कॉलेज में जनसभा को करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के हितग्राही लाभान्वित। मंत्री रेखा आर्या ने जारी की 4 करोड़ से अधिक की सहायता राशि। कोरोना में माता पिता को खोने वाले बच्चों को मिल रहा लाभ। रामपुर में आजम खां के भड़काऊ भाषण मामले में बहस पूरी। बरी करने के फैसले को दी गई थी चुनौती। सेशन कोर्ट में दोनों पक्षों ने रखी अपनी दलीलें। 18 जुलाई को आ सकता है अहम फैसला। राम मंदिर चढ़ावा मामले में नया मोड़। चंपतवार ने लिखी चिट्ठी, आरोपों को बताया निराधार। SIT की शुरुआती रिपोर्ट में नहीं मिला उनका नाम। अंतिम रिपोर्ट के बाद देंगे सभी आरोपों का जवाब। अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी से गरमाए उत्तराखंड की राजनीति। बद्रीनाथ से विधायक लखपत सिंह बुटोला ने दिया धरना। 4 धाम में भी चंदा चोरी का लगाया आरोप। नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वाराणसी दौरे के दौरान मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया गया। बता दें कि इस योजना से 12 लाख शिक्षक और शिक्षणोत्तर कर्मचारियों समेत उनके आश्रितों को आयुष्मान भारत से जुड़े अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही 1.10 करोड़ विद्यार्थियों को डीबीटी के जरिए यूनिफॉर्म समेत कई मदों से बता दें कि कई मदों में सहायता दी जाएगी। इसके बाद सीएम मिर्जापुर पहुंचकर विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा किया। इसके बाद चित्रकूट पहुंचकर 951 करोड़ रुपए की 124 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के साथ जनसभा को भी संबोधित किया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 9 जुलाई के प्रस्तावित बांदा दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। डीएम अमित आसेरी और एसपी समेत प्रशासनिक अधिकारियों ने सभा स्थल और सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन में उतरेगा। बता दें कि जिसके बाद वह पंडित JN कॉलेज में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। अधिकारियों ने मंच सुरक्षा, पार्किंग और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लेकर जरूरी निर्देश दिए। प्रशासन कार्यक्रम को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। जो JN PG कॉलेज जो है यहाँ पर सभा का आयोजन होगा, उसके दृष्टिगत और मौसम के दृष्टिगत आज हमारे और कप्तान साहब के द्वारा पूरा निरीक्षण किया गया है और जो सभा स्थल तैयार हो रहा है उसमें जो भी आवश्यकताएं हैं VIP मूवमेंट के दृष्टिगत उन सबका जायजा लिया गया है। वहीं चंपावत जिले के कुमाऊं क्षेत्र को बड़ी सौगात मिली है। टनकपुर नांदेड़ एक्सप्रेस, नांदेड़ मुंबई एक्सप्रेस और टनकपुर पीलीभीत ट्रेन सेवा का शाहजहांपुर तक विस्तार किया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्रेन को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्रीय रेल मंत्री ने कहा कि नई रेल सेवाएं यात्रियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करेंगी। भारतीय रेल तेजी से आधुनिक हो रही है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि टनकपुर नांदेड़ एक्सप्रेस उत्तर और दक्षिण भारत के बीच आस्था, पर्यटन, व्यापार और सांस्कृतिक एकता का मजबूत सेतु बनेगी। नई रेल सेवाओं से पूर्णागिरी धाम, आदि कैलाश, तख्त श्री हजूर साहिब और पीलीभीत टाइगर रिजर्व तक पहुंचने में आसानी होगी। इससे धार्मिक पर्यटन, व्यापार और स्थानीय रोजगार को भी नई गति मिलने की उम्मीद है। तराई का इलाका कहा जाता है, नाल ही पीलीभीत तो पहला खटीमा वो स्टेशन भी आता, जिदे नाल साडे इत्थों गुरुद्वारा रीठा साहब तनकपुर तो ते खटीमा तो साडा गुरुद्वारा नानक मता साहब सब ने सुनिया ते उत्थे दी बहुत बड़ी साडी डिमांड सी साडे
ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ बहुत खुशी हुई। वहीं देहरादून में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के हितग्राहियों को लाभान्वित किया। मंत्री रेखा आर्या ने 4 करोड़ 39 लाख से अधिक की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में भेजी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020 से उन बच्चों के लिए योजना संचालित है जिन्होंने कोरोना महामारी के दौरान अपने अभिभावकों को खो दिया था। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत पात्र बच्चों को प्रति माह 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। अप्रैल 2026 के लिए 4,917 लाभार्थियों, मई के लिए 4,879 और जून के लिए 4,848 लाभार्थियों को सहायता राशि की गई है। लाभार्थी के 21 वर्ष की आयु पूरी होने और बालिका के विवाह या रोजगार मिलने के बाद योजना का लाभ समाप्त हो जाता है। निश्चित रूप से उनको जो धनराशि 3,000 रुपए प्रति बच्चा हम लोग देते आए हैं, आज उसी क्रम को आगे बढ़ाया गया है और विगत 3 माह यानी कि अप्रैल, मई, जून 3 माह का जो है धनराशि लगभग 4 करोड़ से अधिक धनराशि जो है आज उनके खातों में डीबीटी की है। और इस प्रकार से पूरे प्रदेश भर में हमारे वात्सल्य योजना के जो हमारे लाभार्थी है वो 4,917 जो है इन 3 माहों में जो है हमने इतनी संख्या में बच्चों को 3,000 रुपए उनके खातों में डीबीटी कर जो है जो उनको एक छोटी मदद हो सकती है, चाहे वो अपने शैक्षिक क्षेत्र में उपयोग करते हो, निजी क्षेत्र में उपयोग करते हो अथवा अपनी किन्हीं आवश्यकताओं में करते हो, तो उनको समर्पित की है। वहीं देहरादून में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने अपनी पुस्तक एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस और उसके हिंदी संस्करण प्रज्ञा का विमोचन किया। इन पुस्तकों का सह लेखन प्रोफेसर अरुण तिवारी ने किया है, जबकि हिंदी रूपांतरण परितोष बंगवाल ने किया है। कार्यक्रम में स्वामी चिदानंद सरस्वती और आचार्य बालकृष्ण मुख्य तौर पर शामिल हुए। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में तकनीक मानवता का विकल्प नहीं बल्कि मानव कल्याण का माध्यम है। विज्ञान, आध्यात्मिकता, नैतिकता और प्रज्ञा का समन्वय सतत विकास की आधारशिला है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने लोक भवन में 108 पुस्तकों और प्रकाशनों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रकाशन शोध, नवाचार और ज्ञान संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ साथ युवाओं को अध्ययन और अनुसंधान के लिए प्रेरित करते हैं। वहीं देहरादून में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा कार्यालय में खेल विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2025 के नेशनल मेडलिस्ट बच्चों को आउट ऑफ टर्न जॉब देने के लिए विभाग को आगामी कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत करना है। लेगेसी के तहत अस्थायी तौर पर संचालित 23 एकेडमी को स्थायी तौर पर संचालित करने के लिए पदों को सृजित करने की जरूरत है। इस संबंध में जल्द प्रस्ताव तैयार किया जाए। लगभग 243 नेशनल मेडलिस्ट बच्चों को लेगेसी के तहत एकेडमी और खेल विश्वविद्यालय समेत अन्य विभागों में आउट ऑफ टर्न जॉब के माध्यम से समायोजित करने का प्रस्ताव तैयार करें। आगामी 29 अगस्त 2026 को राष्ट्रीय खेल दिवस पर गौलापाड़ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को कार्यक्रम की तैयारियों और व्यवस्थाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प उत्तराखंड को एक बेहतर खेल भूमि बनाना है। हमारे जो बच्चे नेशनल मेडलिस्ट रहे हैं उन बच्चों को आउट ऑफ टर्न जॉब हम लोगों ने देना है, तो उसको लेकर भी बैठक रही है कि आखिरकार बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा बैठक करी थी, तो उस बैठक के मिनट्स भी और आउट ऑफ टर्न जॉब को कैबिनेट में जो अभी 10 तारीख की कैबिनेट है उस पर लाने के लिए उस पर सारी चर्चाएं आज हुई हैं। और इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने लेगेसी प्लान को लेके भी कि हमारी 23 एकेडमीज जो है हमारे संचालित होने हैं, जो अभी संचालित जो है वो टेम्पररी बेस पे तो संचालित है, लेकिन एक परमानेंट व्यवस्था जो है लेगेसी के लिए आवश्यक है। वहीं उत्तरकाशी के सीमांत क्षेत्र भटवारी में विकास संघर्ष समिति के बैनर तले पिछले 13 दिनों से धरना जारी है। विधायक सुरेश चौहान ने धरना स्थल पहुंचकर प्रदर्शनकारियों की मांगे सुनी। विकास संघर्ष समिति ने केंद्रीय विद्यालय
बदेठी से गंगोत्री तक ऑल वेदर सड़क निर्माण भटवाड़ी से। बता दें कि भटवाड़ी में तहसील और विकासखंड स्तर के सभी कार्यालयों का नियमित संचालन की मांग की है। वहीं विधायक सुरेश चौहान ने जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी को भटवाड़ी और डुंडा में अधिकारियों की नियमित तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय विद्यालय और अस्थायी भवन निर्माण को लेकर ठोस कदम उठाए जाएंगे। जनहित की मांगों को शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद और केंद्र सरकार के सामने प्रभावी ढंग से उठाया जाएगा। इस बात को सबको विदित है कि केंद्रीय विद्यालय भारत सरकार से स्वीकृत होता है और मैं इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी और हमारे जो चीफ सेक्रेटरी हैं उत्तराखंड शासन आनंदवर्धन जी, उनको मिला, बाकायदा उनको पत्र दिया, बाकायदा उनके साथ वार्ता की। ये लोग यहाँ पे धरने पे हैं और वास्तव में ये मांग बहुत पहले से उठते, लगातार हम इसमें पत्राचार के माध्यम से बार बार जो है लगातार इसमें प्रयासरत हैं। वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। इसी सिलसिले में हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग की संगठनात्मक बैठक हुई। कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग ने बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने, सदस्यता अभियान को गति देने और जनसंपर्क अभियान चलाने की रणनीति पर चर्चा की। जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने कार्यकर्ताओं से अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय होकर कांग्रेस की नीतियों और जनहित के मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में जुगल किशोर को धारी ब्लॉक कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग का ब्लॉक अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने बताया कि जिला कार्यकारिणी के विस्तार और चुनावी तैयारियों पर भी मंथन किया गया है। नगर निगम का तो हमारे संगठन है, हमारे जाति के ऊपर जाति को देख करके, जैसे केतन लाल का मामला जैसे देखा आपने, इससे पहले जगदीश हत्याकांड का मामला देखा। धर्म जाति को देख करके कहीं ना कहीं लगातार अनुजाति के ऊपर उत्पीड़न का मामला आ रहा है और रहा सवाल एक अनुजाति के ऊपर ही नहीं, पूरे मानव समाज में जिस तरीके से महिला उत्पीड़न का मामला इस सरकार में बढ़ा, पूरे प्रदेश जो उत्तराखंड का जो हमारा प्रदेश है इसमें अपराध में सबसे नंबर 1 में चल रहा है। वहीं देहरादून में मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने सचिवालय में केदारनाथ पुनर्निर्माण, पुनर्विकास कार्य और बद्रीनाथ मास्टर प्लान के कार्यों की समीक्षा की। दोनों धामों में विकास कार्यों की भौतिक और वित्तीय प्रगति की जानकारी लेते हुए उन्होंने तय समय में काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने कहा कि केदारनाथ धाम में शुरू किए जाने वाले 6 नए ब्लॉक्स का काम तुरंत शुरू करें। वहीं रुद्रप्रयाग केदारनाथ धाम यात्रा क्षेत्र के लिए व्यापक और एकीकृत कूड़ा प्रबंधन योजना तैयार करने के निर्देश दिए, जिससे यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार के कूड़े के डिस्पोजल की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने बद्रीनाथ मास्टर प्लान के फेज 1 और फेज 2 के कार्यों में तेजी लाने और आर्ट वर्क समेत अन्य कार्यों को समानांतर शुरू करने पर भी जोर दिया। वहीं सुल्तानपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले को 819 करोड़ रुपए की 99 विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। उन्होंने लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन चुका है। सीएम ने कहा कि पहले त्योहारों से पहले दंगे होते थे, लेकिन अब सुरक्षा का बेहतर माहौल बनने से प्रदेश में निवेश और विकास दोनों बढ़े हैं। विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने सपा कांग्रेस को गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला बताया और कहा कि रामद्रोही अब राम भक्त बनने का दिखावा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि सुल्तानपुर अयोध्या 4 लेन से जुड़कर विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। आप सबसे अपील है, विकास के लिए डबल इंजन सरकार, बीजेपी की डबल इंजन सरकार विकास का एकमात्र विकल्प है और आगे बढ़ना है। सुरक्षित और सुशासन युक्त व्यवस्था लेनी है तो डबल इंजन की सरकार उसकी गारंटी है। उस गारंटी के साथ जुड़ने के लिए आप सबका आह्वान करने के लिए आज मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी को इन सभी परियोजनाओं की उपहार उपलब्ध कराते हुए प्रसन्नता की अनुभूति कर रहा हूँ और विश्वास करता हूँ कि आप डबल इंजन सरकार के साथ अपना इसी प्रकार से आशीर्वाद बनाए रखेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं।
वहीं प्रतापगढ़ के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से सपा और कांग्रेस पर तीखा सियासी हमला बोला। अयोध्या राम मंदिर में हुई कथित चोरी की घटना पर सीएम ने कहा कि विपक्ष एक घटना को बढ़ा चढ़ाकर हिंदू आस्था पर प्रहार कर रहा है, जबकि वक्फ के नाम पर हजारों हेक्टेयर गरीबों की जमीन बेचे जाने पर कभी कोई नहीं बोला। उन्होंने बताया कि राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास की मांग पर बनी एसआईटी ने जांच कर एफआईआर दर्ज कराई और सबूतों के आधार पर कार्रवाई भी हुई है। सीएम ने आगे कहा कि प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज, सड़कों और सिपाही भर्ती के जरिए युवाओं को रोजगार देकर तेजी से विकास कार्य कराए जा रहे हैं। इन लोगों से प्रश्न पूछा जाना चाहिए, तुम्हें क्या अधिकार है? श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट कार्य कर रहा है और मंदिर की व्यवस्था का संचालन कर रहा है और उस ट्रस्ट के कार्य में किसी का हस्तक्षेप नहीं। ट्रस्ट जिस प्रकार के कार्यों को आगे बढ़ा रहा है, आज भगवान राम का भव्य मंदिर उस रूप में हम सबके सामने दिखाई दे रहा है। कितना भव्य मंदिर! इनकी पीड़ा तो ये थी कि जहां पे ये बाबरी का गुलामी ढांचा देखना चाहते थे, आज आप सबके पुरुषार्थ से वहां भगवान राम का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर खड़ा है और यही तो पीड़ा समाजवादी पार्टी की है। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता दें, राम मंदिर में कथित धन गबन को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोला है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि यह मामला दुनिया भर में फैल चुका है और सनातन समाज इससे शर्मसार और आक्रोशित है। उन्होंने आरोप लगाया कि भगवान के दान पात्र तक को नहीं बख्शा गया, जिससे निवेशकों का भरोसा भी डगमगाने लगा है और भाजपा सरकार की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं रामपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, आजम खां के भड़काऊ भाषण मामले में बहस पूरी हो गई है। एमपी एमएलए कोर्ट के उन्हें बरी करने के फैसले को चुनौती दी गई थी। सेशन कोर्ट में आज दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। माना जा रहा है कि 18 जुलाई को इस मामले में फैसला सुनाया जा सकता है। इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 360। नमस्कार।